नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है 10 अगस्त के करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी की समरी। इनसाइट्स ऑन इंडिया के नोट्स को हम डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों जीएस पेपर 1 के टॉपिक से, और ये टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो टॉपिक है दोस्तों प्री प्लस मेंस इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी इंडिया ने 8 अगस्त 2020 को क्विट इंडिया मूवमेंट की 78वीं वर्षगांठ मनाई है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। हर साल 8 अगस्त को भारत अगस्त क्रांति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है, यानी अगस्त क्रांति दिन के रूप में सेलिब्रेट करता है। अब अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जाए तो ये क्या था और इसको लॉन्च क्यों किया गया था, तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि 1931 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और ये जो वर्ल्ड वॉर है दो मेजर शक्तियों के बीच में होता है। एक है एक्सिस पावर्स, दूसरा है अलाइड पावर्स। तो अलाइड पावर्स में ब्रिटेन शामिल होता है, जबकि एक्सिस पावर में जापान शामिल होता है। अब ब्रिटेन जो है दोस्तों ये हारता जाता है, अलाइड पावर हारती जाती है, और एक्सिस पावर इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतती जाती है। अब होता क्या है कि ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप कैसे भी करके इंडिया का सपोर्ट हासिल कीजिए ताकि हम इस जापान को हरा सके। ब्रिटेन क्या करता है, बिना किसी कंसल्टेशन के इंडियन लोगों से, यानी इंडिया के जितने भी नेता थे उन सब से बात किए बिना ब्रिटेन 1939 में इंडिया को घोषित कर देता है कि इंडिया ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ेगा। इसका ये रिजल्ट होता है दोस्तों कि कांग्रेस जो है, यहाँ के जो 7 प्रोविंसेस के हेड थे, कांग्रेस के गवर्नमेंट के 7 प्रोविंसेस के जो हेड थे वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं, अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस का रिएक्शन आता है। दूसरा रिएक्शन आता है मुस्लिम लीग का। जैसे ही कांग्रेस अपनी पोस्ट से रिजाइन करती है, मुस्लिम लीग इसको मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है, यानी डिलीवरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि इंडिया बिल्कुल मना कर देता है कि इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ेगा। अब होता क्या है कि ब्रिटिश जो था अब धीरे धीरे करके हारता जाता है। जापान इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स तक आ जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रिटेन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अपने पैर पीछे खींचने लगता है। साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देशों को लावारिस छोड़ के, वहाँ की पॉपुलेशन को लावारिस छोड़ के ब्रिटेन वापस निकल जाता है। अब पॉपुलेशन का जो सवाल है, यानी इनका जो फ्यूचर है, इन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। रीज़न ये है दोस्तों कि इनका कोई कर्ता धर्ता नहीं बचता। ना तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट बचती है, ना तो यहाँ पे कोई मोनार्क बचता है, राजा बचता है। तो ये जो पॉपुलेशन है अगर सरवाइव करेगी तो कैसे करेगी, किसके भरोसे करेगी? तो ये इस पॉपुलेशन को मझधार में छोड़ के ब्रिटेन जो है अब किसी भी तरीके से जापान के साथ लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। अब होता क्या है कि जैसे ही ब्रिटेन साउथ ईस्ट एशिया के देशों से कदम पीछे खींचता है, इंडिया में इसका बुरा असर पड़ता है। इंडिया के लोगों को लगता है कि ब्रिटेन इतना एबल है ही नहीं कि वो एक्सिस एग्रेशन को रोक सके, एक्सिस पावर्स को हरा सके। दूसरी तरफ गांधी जी को भी एक बात का तो पूरा यकीन हो गया था कि अगर ब्रिटिश इंडिया छोड़कर जाते भी हैं तो जापान के पास कोई रीज़न नहीं रहता है कि वो इंडिया को इन्वेड कर सके। तो बस हमें ब्रिटेन को इंडिया से बाहर निकालना है और इंडिया फिर एक फ्री कंट्री बन जाएगा। अब एक तो बात यह है दोस्तों कि लोगों को पता चल गया था कि ब्रिटेन हारने वाला है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही लोगों को यह पता चलता था कि ब्रिटेन एक के बाद एक देशों को उनके हाल पे छोड़ के वापस जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि उन देशों में वॉर टाइम डिफिकल्टीज ओकर हो रही हैं, लोग भूखे मरने पे बेताब हो रहे हैं। एक तो रीज़न ये था कि इंडिया को अब ब्रिटेन के ऊपर बिल्कुल यकीन रहा नहीं, इंडिया इससे छुटकारा पाना चाहता था। दूसरा रीज़न ये था कि इंडियन एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव इसलिए हो गए थे क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, जो रोजमर्रा की चीजें थी, वो भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई, इनके प्राइसेस अचानक से बढ़ गए थे। अब लोग भूखे मरने को बेबस हो गए थे, और इस वजह से ब्रिटेन के खिलाफ सेंटिमेंट्स पूरे इंडिया में एक तो ऑलरेडी उमड़े हुए थे और भी ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है कि ब्रिटेन किसी भी सूरत में चाहता था कि इंडिया को ब्रिटेन लड़ाई में झोंक दे, इंडिया ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े। इसमें एक टैक्टिक चली जाती है, इस टैक्टिक का नाम होता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, कब 1942 में इंडिया में आता है। इसका मेन रीज़न यही होता है कि किसी भी सूरत में इंडिया को ब्रिटेन के साथ
साझी किया जाए ताकि ये दोनों मिलकर जापान को हरा सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब होता क्या है दोस्तों, कई सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। तो अब इंडिया को एक ऐसी गारंटी चाहिए थी, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चाहिए थी जो इंडिया की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, एक मास लेवल पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों कि क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, तो अब बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक डे आता है। गोवाइला तंक मैदान में महात्मा गांधी भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं और उसी समय पे वो नारा देते हैं, करो या मरो, यानी डू और डाई का नारा दिया जाता है। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था दोस्तों, इसमें कई सारे मैंडेट बनाए गए थे। पहला मैंडेट तो ये था कि इंडिया से ब्रिटिश रूल को इमीडिएटली ख़त्म किया जा सके, अब इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। दूसरा ये था कि इंडिया को इस लेवल पे फ्री करना है कि आगे चल के कभी कोई दूसरा इंपीरियलिज्म वाला देश इंडिया पे बुरी नज़र ना डाल सके और इंडिया को फासिज्म से भी बचाया जा सके। तीसरा मैंडेट ये था दोस्तों कि जैसे ही ब्रिटिश विड्रॉल होता है इंडिया से, तो उसके विड्रॉल के टाइम पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए इंडिया में, ताकि ब्रिटिश के जाने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले तक इंडिया पे जिसका हुकूमत हो वो भारत की सरकार ही हो। उसके बाद सैंक्शनिंग एट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, तो ये मूवमेंट भी शुरू करना था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो ये सब जो मैंडेट थे ये थे क्विट इंडिया मूवमेंट के मैंडेट। अब अगर बात की जाए तो गांधी जी ने पब्लिक को क्विट इंडिया मूवमेंट से रिगार्डिंग बहुत सारे क्या दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये बोला गया कि आप अपनी जॉब को मत छोड़िए, अगर आप अपनी जॉब को छोड़ देंगे तो हम आपको जॉब देने के अभी लायक नहीं हो पाए हैं, तो आप अपनी जॉब से रिजाइन ना करें, इंस्टेड आप अपनी जॉब में बने रहें, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति आप वफादारी निभाते रहिए। सोल्जर्स को ये कहा गया कि आप आर्मी के साथ बने रहिए, ब्रिटेन की जो आर्मी है, आप लड़ाई में नहीं जाएंगे लेकिन ब्रिटिश आर्मी के साथ आप बने रहिए, जॉब है आप करते रहिए, लेकिन आप अपने खुद के लोगों पर गोलियां नहीं चलाइए। पीजेंट्स को ये बोला गया, गरीब किसानों को ये बोला गया कि जमींदार जो भी लैंडलॉर्ड हैं, जो जमींदार हैं, यदि वो भारत सरकार यानी अंग्रेजी हुकूमत, उस समय पर ब्रिटेन की सरकार थी, तो यदि वो ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते हैं तो आप उनको रेंट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लैंडलॉर्ड और जमींदार गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो आप इनको एक भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि उस सूरत में ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये आपको लूटे, और ये कांग्रेस के साथ है इसलिए आप कांग्रेस का साथ दीजिए। नेक्स्ट ये है कि स्टूडेंट्स को गांधी जी ने बोला था कि यदि आपको ठीक लगे तो ही आप अपनी स्टडीज़ छोड़िए, अदरवाइज आप अपनी स्टडीज़ मत छोड़िए। प्रिंसेस को बोला गया था कि आप अपने रियासतों में रहने वाले लोगों का पूरा समर्थन हासिल कीजिए और उनकी सॉवरेनिटी को हासिल कीजिए, और ये जो सॉवरेनिटी है इंडिया को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रिंसली स्टेट के लोगों से ये बोला गया था कि आप अपने रूलर को सपोर्ट कीजिए। If he is anti-government, declare themselves as part of the Indian nation. तो प्रिंसली स्टेट्स यानी भारत सरकार की भारत की जो रियासतें थी, उन रियासतों के लोगों से ये अपील की गई थी कि अगर आपके जो प्रिंस हैं वो एंटी गवर्नमेंट हैं तो आप उनका सपोर्ट कीजिए, आप उनका सपोर्ट कीजिए और अपने आप को भारत सरकार का नागरिक मानिए, मतलब भारत का इंडियन नेशन मानिए, इंडिया के नेशन का, इंडिया का सिटीजन मानिए। तो मतलब दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो उस समय पे महात्मा गांधी ने वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल से इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप इस तरीके से इस मूवमेंट में हमारा साथ दीजिए। इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा, तो इम्पैक्ट के रूप में सबसे पहले सामने आती थी गिरफ्तारी। तो भारत के बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को अनलॉफुल एसोसिएशन यानी इलीगल करार दिया गया। इसी के साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी ऑफिसेस थे पूरी कंट्री में उन पर रेड डाली गई, उनके फंड को फ्रीज कर दिया गया। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवमेंट ये पीसफुल था,
ठीक है, पहला हाफ तो बिल्कुल पीसफुल रहा, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द मूवमेंट ये वॉयलेंट हो गया। अब होता क्या है दोस्तों कि आग लगाई जाने लगती है, सरकारी ऑफिस पे, सरकारी बिल्डिंग पे, हर जगह पे आग लगाई जाने लगती है। और ये जो वॉयलेंट की पॉलिसी थी लॉर्ड लिनलिथ को, जो समय पे भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा अडॉप्ट की गई थी। द वाइसरायज काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स, कम्युनिस्ट पार्टी एंड अमेरिकन्स, इन सभी ने मिलकर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। अब अगर बात करें कि इस मूवमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे? तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो था वायलेंट मेथड। कभी भी इंडिया में कोई भी मूवमेंट हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा इनिशिएट किया गया, उस मूवमेंट को बंद करने का मेन रीजन यही था कि वो मूवमेंट वॉयलेंट हो गया था। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा को बिल्कुल नहीं मानते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, और जैसे ही हिंसा होती थी वैसे ही महात्मा गांधी उस मूवमेंट को बंद कर दिया करते थे। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो था वायलेंट मेथड बाय द वॉलंटियर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। द मूवमेंट वाज क्रश्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड बाय द ब्रिटिश। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने वायलेशन किया, इंडियंस ने भी वायलेशन किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने और भी ज़्यादा क्रूर अत्याचार से इस मूवमेंट को क्रश कर दिया, इसको कुचल दिया। लीडरशिप में कहीं ना कहीं लैक आ गया था। लैक इसलिए था क्योंकि लोगों को सही तरीके से पता ही नहीं था कि उनकी भूमिका इस मूवमेंट में कैसी होने वाली है। सम पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट, जैसे कुछ पार्टीज हो गई, जैसे मुस्लिम लीग हो गई या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, हिंदू महासभा हो गई। तो इन सभी पार्टीज ने इस मूवमेंट को कभी सपोर्ट किया ही नहीं। इस वजह से भी ये मूवमेंट थोड़ा सा फीका पड़ गया। मीनवाइल सुभाष चंद्र बोस organized the Indian National Army and आज़ाद हिंद गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। और कहाँ से इन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया? सिंगापुर से। एज सी राजगोपालाचारी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ही रिजाइंड फ्रॉम INC। तो ये भी एक और ड्रॉबैक था। सी राजगोपालाचारी दोस्तों, सी राजगोपालाचारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के पक्ष में नहीं थे, तो इसी वजह से उन्होंने INC को छोड़ दिया, क्योंकि INC चाहती थी इंडिया में कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, लेकिन सी राजगोपालाचारी इसके फेवर में नहीं थे। तो कंक्लूजन के रूप में अगर हम बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ए watershed movement in the sense that it prepared the ground for future politics in India. It is in the Quit India movement that freedom struggle was owned by we the people who टॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम। हाँ, तो दोस्तों कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट ने आगे भारत के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। काम ये था कि इस मूवमेंट में पूरे भारत से लोग आए, इकट्ठा होकर सबने हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर चल के इस मूवमेंट में अपना साथ लिया। मुस्लिम लीग को छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो इसके कुछ सपोर्टर्स को छोड़ दिया जाए, तो मास लेवल पे इंडियंस सामने आए थे और इस मूवमेंट पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और यहाँ पे वी द पीपल का मैंडेट दिखाई दिया था, और इसी के बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया को ऐड किया गया था इंडिया की प्रीएम्बल में। अगर फैक्ट्स की बात की जाए दोस्तों, अरुणा आसफ अली, पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इज नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों अरुणा आसफ अली ये एक ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में है, वहां पे इंडियन फ्लैग को फहराया था। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है, फीमेल लीडर लाइक उषा मेहता हैज helped set up an underground radio station which led to the awakening about this movement। तो दोस्तों कई सारे ऐसे नाम हैं जो जाने पहचाने हैं, कई सारे नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ ये था हमारा आज का क्विट इंडिया मूवमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों GS पेपर 2 की। तो ये जो टॉपिक है ये UPSC के चेयरमैन से रिलेटेड है। प्रदीप कुमार जोशी को UPSC के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। प्रदीप कुमार जोशी पहले UPSC के एक मेंबर थे। इनसे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था अरविंद सक्सेना, और अब अरविंद सक्सेना की जगह लेने आ रहे हैं प्रदीप कुमार जोशी। अब अगर बात करें दोस्तों कि इस चेयरमैन या ये जो कमीशन है इसके बाकी अदर मेंबर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है या कौन करता है, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 316, ये किसी भी ये कमीशन के अपॉइंटमेंट का और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात करता है।
यानी कि आर्टिकल 316 में लिखा गया है कि भारत के कमीशंस के मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट है और उनका टेन्योर है वो आर्टिकल 316 में मेंशन है। यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों, तो द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड इन द केस, अगर केस यूनियन कमीशन का है या ज्वाइंट कमीशन का है, यानी ऑल इंडिया लेवल के कमीशन का है, तो फिर प्रेसिडेंट उसको नियुक्त करेगा। ठीक है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेंबर हो। तो यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन अगर कोई स्टेट लेवल का कमीशन है तो उसके मेंबर या चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म में आता है मैक्सिमम ईयर्स 6 साल, यानी मैक्सिमम वो व्यक्ति 6 साल तक एज अ मेंबर और एज अ चेयरमैन काम कर सकता है, या तो 6 साल तक या 65 ईयर्स तक। यूनियन कमीशन के केस में 65 साल है, स्टेट कमीशन के केस में दोस्तों ये 62 साल की उम्र है। तो 6 साल तो एज इट इज ही है, लेकिन अगर सेंट्रल लेवल पे बात की जाए तो एज 65 साल है और स्टेट लेवल पे अगर बात की जाए तो एज आती है 62 साल। और इनमें से जो भी चीज़ जल्दी हो जाए उसी के लेवल पे उस व्यक्ति का जो टेन्योर है वो खत्म मान लिया जाता है। यहाँ पे अगर इसके रीअपॉइंटमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो अगर मैं बात करूँ तो उसी पोस्ट पे चाहे कोई मेंबर है चाहे कोई चेयरमैन है, एक बार अगर वो चेयरमैन बन गया तो वो दोबारा से चेयरमैन नहीं बन सकता है। इसी तरीके से एक बार अगर वो मेंबर बन गया तो दोबारा से उसी पोस्ट पे उसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। ठीक है, लेकिन कोई भी मेंबर है अदर देन द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, अगर यहाँ पे यूपीएससी के चेयरमैन को छोड़ दिया जाए, बाकी अदर मेंबर्स की बात की जाए, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है फ्यूचर में एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यूपीएससी का जो मेंबर है आगे चल के वो चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, यूपीएससी का अगर कोई मेंबर है तो वो आगे चल के चेयरमैन बन सकता है, लेकिन एक बार वो चेयरमैन बन गया उसके बाद दोबारा से वो उसी पोस्ट पे रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। एक तो वो यूपीएससी का ही चेयरमैन बन सकता है, दूसरा किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी उसको चेयरमैन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो है दोस्तों अपॉइंटमेंट कमीशन टू कमीशन ही होगी। वो व्यक्ति अगर मेंबर है यूपीएससी का तो उसको यूपीएससी का ही चेयरमैन बनाया जाएगा या फिर किसी दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत उसको किसी और जॉब में लगा दिया गया या स्टेट कमीशन में उसको कोई और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई अदर देन दी कमीशन। तो दोस्तों जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो कमीशन टू कमीशन होगी, कमीशन से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर कोई व्यक्ति स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है तो आगे चलकर उसको एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपॉइंट किया जा सकता है। यानी कि यूपीएससी का अगर कोई चेयरमैन बन गया तो आगे चलकर दोबारा से वो चेयरमैन नहीं बन सकता। लेकिन अगर यूपीएससी का कोई मेंबर है, नॉर्मल मेंबर है, वो आगे चलकर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, यूपीएससी का चेयरमैन ना सही तो फिर वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन सकता है। ठीक है, और एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट इट्स रीअपॉइंटमेंट। अब अगर तो दोस्तों आर्टिकल 317 बात करता है रिमूवल की एंड सस्पेंशन की ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स। तो होता क्या है दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कहे कि ये जो मेंबर है ये मिसबिहेव कर रहा है, यानी गिल्टी है ऑफ मिसबिहेवियर, आप इसके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, तो दोस्तों प्रेसिडेंट के कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 के तहत उस मेंबर या चेयरमैन के खिलाफ इंक्वायरी करता है। अगर इंक्वायरी में सारे दोष, सारे जो भी उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो सही पाए जाते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालता है और प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसको रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर है क्या दोस्तों कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से बोलता है कि आप इसके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 के तहत इंक्वायरी करता है और फिर अगर वो उस इंक्वायरी में सारे आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालता है और फिर उस व्यक्ति को रिमूव कर दिया जाता है। अब ये जो रिमूवल है ये मिसबिहेवियर के आधार पर होता है। अब अगर इसके अलावा भी अगर बात की जाए दोस्तों, तो यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, प्रेसिडेंट की नज़रों में अगर वो व्यक्ति दिवालिया है, तो फिर
उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि बाकी दूसरे पेड एम्प्लॉयमेंट में अगर वो लगा हुआ है आउटसाइड द कमीशन, जिस पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, उस पोस्ट के अलावा भी यदि वो किसी और कार्य में संलग्न है तो फिर उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तीसरा यह है कि अगर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में कोई व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है या फिजिकली फिट नहीं है तो भी उसको उसकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। तो ये 3 मेजर ग्राउंड है किसी भी यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन के रिमूवल के लिए। यहाँ पे आर्टिकल 145 रिमूवल के लिए है और 145 के तहत क्या होता है, इंक्वायरी होती है, और आर्टिकल 317 बात करता है किसकी, रिमूवल की। अब अगर बात की जाए दोस्तों मिसबिहेवियर क्या होता है, मिसबिहेवियर के तहत आता है दोस्तों कि अगर कोई चेयरमैन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाँ, अगर कोई चेयरमैन है या कोई दूसरा मेंबर है पब्लिक सर्विस कमीशन का, यदि कोई व्यक्ति यूनियन गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में संलग्न है जिससे उसका पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है, यदि ये पाया जाता है तो माना जाएगा कि वो मिसबिहेवियर का गिल्टी है और इसीलिए इसी बेसिस पे उसको चेयरमैनशिप से या फिर उसकी मेंबरशिप से रिजाइन करने को बोला जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक को सर्फ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।